यह है पृथ्वी का सबसे ठंडा, सबसे शांत और सबसे खतरनाक इलाका, आर्कटिक ओशियन। एक ऐसी जगह जहां हजारों सालों से जमी बर्फ हमारी पृथ्वी के लिए एक नेचुरल एयर कंडीशनर की तरह काम करती आई है। लेकिन अब वही बर्फ हमारी आंखों के सामने गायब हो रही है। 1980 में सैटेलाइट्स ने आर्कटिक को जिस हालत में रिकॉर्ड किया था और आज जो तस्वीरें सामने आ रही है, उनमें फर्क इतना बड़ा है कि कई क्लाइमेट साइंटिस्ट इसे पृथ्वी के लिए एक गंभीर वैश्विक चेतावनी मानते हैं, क्योंकि आर्कटिक में हो रहे बदलाव अब सिर्फ एक क्षेत्र की समस्या नहीं रहे, उनका असर पूरी दुनिया के क्लाइमेट सिस्टम पर पड़ रहा है। क्योंकि ये सिर्फ बर्फ के पिघलने की कहानी नहीं, ये हमारी आने वाली जनरेशन के सर्वाइवल की कहानी है। और सबसे डरावनी बात पता है क्या है? कई क्लाइमेट मॉडल्स के अनुसार अगर मौजूदा ट्रेंड जारी रहा तो 2030 के आसपास हमें पहली बार ऐसा समय देखने को मिल सकता है जब आर्कटिक में सी आइस का क्षेत्रफल बेहद कम रह जाएगा और वो लगभग आइस फ्री स्थिति के करीब पहुंच जाएगा। सोच के देखो, एक ऐसा महासागर जो अभी तक सफेद बर्फ से ढका हुआ था, वो पूरी तरह गहरे नीले पानी में बदल जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो उसका असर सिर्फ नॉर्थ पोल तक सीमित नहीं रहेगा, उसका असर पड़ेगा भारत की गर्मियों पर, मुंबई के समुद्री किनारों पर, बांग्लादेश की बाढ़ पर, यूरोप की हीट वेव्स पर और यहाँ तक कि हमारे खाने की सप्लाईज तक पर भी। यानी कि आर्कटिक पृथ्वी का कोई दूर पड़ा बर्फीला कोना नहीं, यह पूरी दुनिया के क्लाइमेट सिस्टम का एक बेहद महत्वपूर्ण रेगुलेटर है जो पृथ्वी के तापमान और मौसम के पैटर्न को संतुलित रखने की बड़ी भूमिका निभाता है। और इसी रेगुलेटर को बचाने के लिए अब कुछ साइंटिस्ट एक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं जो सुनने में साइंस फिक्शन जैसा लगता है। एक डच स्टार्टअप आर्कटिक रिफ्लेक्शन का कहना है कि वो कुछ क्षेत्रों में पिघलती सी आइस को मोटा और ज्यादा स्थिर बनाने में मदद कर सकते हैं। लेकिन इसका तरीका समझो, वो बर्फ पर नमकीन समुद्री पानी छिड़कने वाले हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। अब पहली नजर में ये आइडिया पूरी तरह उल्टा लगता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि सड़कों पर जब बर्फ जमती है तो उस पर नमक डाला जाता है ताकि बर्फ पिघल जाए। तो फिर वही नमकीन पानी आर्कटिक को कैसे बचाएगा? यही इस पूरे प्रोजेक्ट का सबसे जीनियस और सबसे साइंटिफिक हिस्सा है। लेकिन उससे पहले हमें समझना होगा कि आखिर आर्कटिक का पिघलना इतना खतरनाक क्यों है। देखो, हमारी पृथ्वी हर सेकंड सूरज से बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी रिसीव करती है। अगर ये सारी एनर्जी पृथ्वी ऑब्जर्व कर ले तो यहाँ जीना नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन कुदरत ने इसके लिए एक शानदार सिस्टम बनाया हुआ है। आर्कटिक और एंटार्क्टिका की सफेद बर्फ, क्लाउड्स और बर्फ से ढके इलाके सूरज की रोशनी का बड़ा हिस्सा वापस अंतरिक्ष में रिफ्लेक्ट कर देते हैं। इसे साइंस में कहते हैं अल्बेडो इफेक्ट, मतलब जितनी ज्यादा सफेद बर्फ उतनी ज्यादा सनलाइट वापस स्पेस में। लेकिन अब जैसे जैसे आर्कटिक की बर्फ पिघल रही है, वैसे वैसे नीचे का डार्क ओशन एक्सपोज हो रहा है। अब डार्क पानी क्या करता है? वो सूरज की गर्मी को ऑब्जर्व करता है, यानी पहले जो रोशनी वापस स्पेस में जा रही थी, अब वही पृथ्वी को और ज्यादा गर्म कर रही है। और यहीं से शुरू होता है एक डेडली फीडबैक लूप। पहले बर्फ पिघली, फिर उसमें ज्यादा गर्मी ऑब्जर्व हुई, फिर उसके बाद तापमान बढ़ता है और ज्यादा बर्फ पिघलती है। अब समस्या सिर्फ तापमान की नहीं रहती, समस्या बन जाती है पूरी पृथ्वी की स्टेबिलिटी की, क्योंकि आर्कटिक सिर्फ बर्फ नहीं है, उसके नीचे जमी हुई है हजारों साल पुरानी फ्रोजन सॉइल, जिसे हम कहते हैं परमाफ्रोस्ट। और इस परमाफ्रोस्ट के अंदर ट्रैप्ड है मीथेन गैस। अब यहाँ एक चीज को समझते हैं, मीथेन एक बेहद शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है। वैज्ञानिक आकलनों के अनुसार छोटे समय के पैमाने पर यह कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में कई दर्जन गुना अधिक गर्मी को वातावरण में फंसा सकती है। अगर ये बड़ी मात्रा में एटमॉस्फेयर में रिलीज हुई तो ग्लोबल वार्मिंग अचानक एक्सेलरेट हो सकती है। और कुछ साइंटिस्ट इसी वजह से आर्कटिक को क्लाइमेट टाइम बॉम्ब भी कहते हैं। यहाँ एक जरूरी बात समझनी होगी, आर्कटिक में तैरती हुई सी आइस के पिघलने से समुद्र का स्तर सीधे बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता। असली खतरा उन विशाल लैंड बेस्ड आइस शीट्स और ग्लेशियर से आता है, खासकर ग्रीनलैंड जैसी जगहों पर मौजूद बर्फ से जो जमीन पर जमी हुई है। जब वो बर्फ पिघलकर समुद्र में पहुंचती है तब ग्लोबल सी लेवल राइज तेजी से बढ़ सकता है। अब जरा कल्पना करो, एक तरफ समुद्र का लेवल बढ़ रहा है, दूसरी तरफ हीट वेव्स इंटेंस हो रही है, तीसरी तरफ ड्रॉग्स और फॉरेस्ट फायर्स बढ़ रहे हैं, और ये सब एक दूसरे को और ज्यादा मजबूत बना रहे हैं। यही वजह है कि आज दुनिया के कई कोस्टल सिटीज खतरे में है, जैसे मुंबई, बैंकॉक, जकार्ता, वेनिस। इनमें से कई शहर सी लेवल राइज, कोस्टल फ्लडिंग और कुछ मामलों में जमीन के धीरे धीरे धंसने जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में तो हालात इतने खराब हो चुके हैं कि सरकार नई राजधानी बनाने तक की तैयारी कर चुकी है। और ये सब सिर्फ भविष्य की बात नहीं है, हम अभी से इसका असर महसूस कर रहे हैं। भारत में रिकॉर्ड तोड़ गर्मियां, यूरोप में खतरनाक हीट वेव्स, कनाडा में मैसिव वाइल्ड फायर्स और दुनिया भर में एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की बढ़ती घटनाएं। साइंटिस्ट के अनुसार क्लाइमेट चेंज इन घटनाओं की तीव्रता और संभावना दोनों को बढ़ा रहा है। अब यहाँ पर कई लोग कहते हैं, अरे क्लाइमेट तो हमेशा बदलता आया है,
धरती पहले भी गर्म हुई थी। ये सब नेचुरल साइकिल है। दोस्तों टेक्निकली ये बात कुछ हद तक सही भी है। पृथ्वी के इतिहास में आइस एजेस आए हैं, वार्मिंग फेजेस भी आए हैं, लेकिन आज जो हो रहा है उसकी रफ्तार कुदरत वाली स्पीड नहीं है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले हजारों साल तक एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर अपेक्षाकृत स्थिर सीमा के भीतर बना हुआ था। फिर इंसानों ने बड़े पैमाने पर कोल, ऑयल और गैस जलाना शुरू किया। फैक्ट्रीज, कार्स, पावर प्लांट्स, मैस डिफोरेस्टेशन, और देखते ही देखते एटमॉस्फेयर की केमिस्ट्री बदलने लगी। यानी प्रॉब्लम सिर्फ वार्मिंग नहीं है, प्रॉब्लम है अननेचुरल रैपिड वार्मिंग। हमने सिर्फ 1.5-2 सालों में वो बदलाव कर दिया जो कुदरत नॉर्मली हजारों साल में करती है, और इसी वजह से इकोसिस्टम को अडेप्ट करने का समय ही नहीं मिल रहा। दोस्तों वापस आते हैं उस क्रेजी आर्कटिक प्रोजेक्ट पर। आखिर सॉल्टी वाटर से बर्फ जमाने का आइडिया कैसे काम करेगा? देखो, सामान्य परिस्थितियों में सॉल्ट वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट फ्रेश वाटर से कम होता है, यानी नमकीन पानी को जमाने के लिए ज्यादा ठंड चाहिए, इसलिए सड़क पर नमक डालने से बर्फ पिघलती है। लेकिन आर्कटिक में टेम्परेचर्स कई बार -30 सेल्सियस से भी नीचे चले जाते हैं। इतनी एक्सट्रीम कोल्ड में समुद्री पानी भी फ्रीज हो सकता है। तो आर्कटिक रिफ्लेक्शन क्या कर रहा है? वो समुद्र के नीचे मौजूद ठंडे सोल्टी वाटर को पंप्स की मदद से ऊपर स्प्रे कर रहे हैं, ताकि आर्कटिक की अत्यधिक ठंडी हवा के संपर्क में आकर वो तेजी से जम सके और एक्साइटिंग आइस के ऊपर एक एक्स्ट्रा लेयर बना दे। यानी वो नई बर्फ क्रिएट नहीं कर रहे, बल्कि पुरानी बर्फ को मोटा और मजबूत बना रहे हैं। और ये कंसेप्ट पूरी तरह इमेजिनरी नहीं है। कनाडा और अलास्का जैसे देशों में कुछ जगहों पर फ्रोजन रोड्स को मजबूत करने के लिए इसी तरह की टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती है। लेकिन यहाँ चैलेंज स्केल का है, क्योंकि आर्कटिक कोई छोटा मोटा लेक नहीं है। ये लाखों स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ रीजन है। ऐसे में एक सवाल उठता है, इतने बड़े इलाके में पंप्स कौन लगाएगा? उनको एनर्जी कौन देगा? मेंटेनेंस कैसे होगा? और क्या ये इकोसिस्टम को नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा? और ऑनेस्टली ये वो सवाल है जिनका जवाब अभी पूरी तरह क्लियर नहीं मिला। कुछ साइंटिस्ट इस प्रोजेक्ट को प्रॉमिसिंग मानते हैं, जबकि कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये बहुत रिस्की जियो इंजीनियरिंग हो सकती है, क्योंकि क्लाइमेट सिस्टम इतना कॉम्प्लेक्स है कि उसमें लार्ज स्केल इंटरवेंशन कभी कभी अनएक्सपेक्टेड कॉन्सिक्वेंसेस भी पैदा कर सकता है। लेकिन एक बात लगभग सभी साइंटिस्ट मानते हैं, अगर ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कम नहीं हुई तो सिर्फ ऐसे प्रोजेक्ट्स पृथ्वी को नहीं बचा पाएंगे। क्योंकि इमेजिन करो, एक तरफ हम आर्कटिक को फ्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ दुनिया पहले की तरह फॉसिल फ्यूल्स चलाती रहे, तो ये वैसा ही होगा जैसे कोई इंसान जलती हुई बिल्डिंग पर पानी की एक बाल्टी फेंक कर उम्मीद करे कि आग रुक जाएगी। रियल सॉल्यूशन 2 चीजों का कॉम्बिनेशन है। पहला एमिशंस कम करना और दूसरा डैमेज क्लाइमेट सिस्टम को रिस्टोर करना। और शायद इसी वजह से आने वाला साल ह्यूमैनिटी के लिए सबसे क्रिटिकल होने वाला है, क्योंकि पहली बार इंसान ऐसी परिस्थिति में पहुंच चुका है जहां वो सिर्फ कुदरत को डैमेज नहीं कर रहा, बल्कि एक्टिवली पूरी पृथ्वी के क्लाइमेट को इंजीनियर करने की कोशिश भी कर रहा है। और ऑनेस्टली ये चीज सिम्युलटेनियसली इंस्पायरिंग भी है और टेरिफाइंग भी। इंस्पायरिंग इसलिए क्योंकि इंसान प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए इम्पॉसिबल लेवल की टेक्नोलॉजी बना सकता है, और टेरिफाइंग इसलिए क्योंकि हमें अब ऐसी टेक्नोलॉजी की जरूरत ही क्यों पड़ रही है। सो नेक्स्ट टाइम जब कोई बोले कि ग्लोबल वार्मिंग सिर्फ हाइप है, तो उसे सिर्फ गर्मी के आंकड़े मत दिखाना। उसे बताना कि आर्कटिक में पिघलती बर्फ मुंबई की बारिश से जुड़ी है, भारत की हीट वेव से भी जुड़ी है, फूड प्राइसेस से जुड़ी है, और शायद आने वाली जनरेशन के सर्वाइवल से भी जुड़ी है। क्योंकि क्लाइमेट चेंज फ्यूचर की नहीं, प्रेजेंट की प्रॉब्लम है। और अगर आने वाले कुछ सालों में ह्यूमैनिटी ने सही डिसीजन नहीं लिया, तो हो सकता है कि फ्यूचर जनरेशंस हिस्ट्री बुक्स में पढ़े कि एक समय पृथ्वी पर ऐसे बर्फीले ध्रुव हुआ करते थे जो पूरे ग्रह को ठंडा रखते थे। लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करके हमारी चैनल द यूनिवर्स फैक्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपको एक अगली शानदार वीडियो में। धन्यवाद।